बच्चों, 8वीं कक्षा के इतिहास विषय की प्रस्तुति के क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं इसमें दर्ज है वीडियो क्रमांक 003, यानी यह हमारा तीसरा वीडियो है। और इसमें यह भी दर्ज है कि ये PLC सोशल साइंस ग्रुप का ये वीडियो है। बच्चों, ये जानकारी देते हुए हमें अपार खुशी हो रही है कि हम पश्चिमी सिंहभूम जिले के जो शिक्षक हैं वो PLC ग्रुप गठित कर अलग अलग कक्षाओं के लिए बच्चों के लिए हम कुछ न कुछ वीडियो सामग्री तैयार कर रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो आपके समक्ष है वो विषय इतिहास का है और ये कक्षा 8वीं का है। और इसमें जिस चैप्टर को हमने शामिल किया है वो प्रथम चैप्टर है जिसका शीर्षक है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। बच्चों, एक और बात जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी विषय की जो पढ़ाई होती है उस पढ़ाई के संदर्भ में बच्चों के मन में एक जिज्ञासा, एक लालसा पैदा करना और उसके प्रति एक प्रेम उत्पन्न करना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, कोई भी विषय बच्चों के लिए उतना सहज नहीं होता और विशेषकर जैसा हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के तहत जो इतिहास विषय है उसको कुछ बच्चे जटिल भी समझते हैं और समझने की प्रक्रिया के तहत यदि उनको कुछ परेशानी होने लगती है तो फिर उनका ऐसे विषयों के साथ जुड़ाव कम होने लगता है। तो बच्चों, हमारी कोशिश ये होगी कि हम दो काम एक साथ करें। एक तो कि बच्चे विषय का भी ज्ञान प्राप्त करें और दूसरी बात यह है कि बच्चों का इस विषय के साथ जुड़ाव भी हो। तो ये जुड़ाव जब हो जाएगा बच्चों तो ये आपके हक में बहुत अच्छा होगा और तब हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ सकेंगे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवा सकेंगे। बच्चों, अब आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं हम पाठ संख्या 1 से जुड़े हुए हैं। पाठ का नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास और अभी हम पृष्ठ संख्या 4 पर हैं। और अभी हम जिस खंड की बात कर रहे हैं, जिस पैराग्राफ पे अभी हम हैं, उसका शीर्षक है तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण। तो बच्चों, देखा जाए कि इसमें क्या क्या है और आप भी इस पृष्ठ पे आ जाइए। कोशिश ये करना है बच्चों कि जब आप मेरा वीडियो देख रहे होते हैं तो उस समय अपनी पाठ्यपुस्तक को आप सामने रखें और पाठ्यपुस्तक में जो कुछ अंकित है उसे आप पढ़ें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी आप देखें, हमारे वीडियो को आप देखें। तो दोनों में जब जुड़ाव उत्पन्न होगा बच्चों, उसमें और इसमें जो चीज़ें हैं उनमें क्या अंतर है, उसको समझाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, तो आपको ये पाठ भी रोचक लगने लगेगा, विषय भी रोचक लगने लगेगा और आपका इतिहास के प्रति ज्ञान भी ठोस होता चला जाएगा। बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 4 यानी 4 पे हैं और मैं जो शीर्षक है तारीखें क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण उसे मैं पढ़ रहा हूं और आप लोग भी अपनी पुस्तक में आप उसे देखें। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर से ध्यान से सुनिए। हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे बच्चों आपका जन्मदिन। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा दिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हो, आपकी छोटी बहन का जन्मदिन, आपके भैया का जन्मदिन या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का जन्मदिन। या फिर हम यदि दूसरे रूप में लें तो कोई यदि ऐसी घटना घटी हो किसी खास दिन विशेष को, तो उस दिन को भी हम लोग बुरे दिन की ही तरह, लेकिन उसको हम लोग भूल नहीं पाते हैं। तो बच्चों पुनः आप सुनिए,
हम अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से परिवार के सदस्यों की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी होती है। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि आपका जन्मदिन वगैरह। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह हो या पुण्यतिथि। पुण्यतिथि समझते हैं बच्चों? पुण्यतिथि का मतलब होता है कि जिस तिथि को किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है उसे हम कहते हैं पुण्यतिथि। तो आप समझ रहे होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बच्चों, आपका ध्यान अपनी पाठ्य पुस्तक पर होना चाहिए। आप ध्यान से वहां देखें। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। आगे देखिए, यहाँ रेड में मैंने अंकित किया है, तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती, स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होती। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं होती क्योंकि किसी खास घटना से जब उस तिथि का जुड़ाव हो जाता है तो वो तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। अपने आप में तो किसी तिथि का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो 1 जनवरी हो कि 2 जनवरी हो कि 3 जनवरी हो कि 1 अक्टूबर हो कि 10 नवंबर हो। इससे क्या मतलब है? अब मान लीजिए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर को हुई ना। तो 15 नवंबर अब हमारे लिए एक स्मरणीय दिन है। उसको हम लोग झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ याद जुड़ जाती है तो वह तिथि यादगार बन जाती है। जब हम अपने अध्ययन का विषय बदल देते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर चला जाता है। इस परिस्थिति में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल सकती है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारत में ब्रिटिश यानी अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में सभी गवर्नर जनरलों के शासन की विस्तृत चर्चा है। बच्चों, एक बार मैं पुनः आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो है अभी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। मतलब आधुनिक भारत का इतिहास का मतलब यही समझिए कि हम लोग अभी 18वीं शताब्दी की बातें कर रहे हैं। यानी 1701 से लेकर के 1800 तक का जो समय है उस कालखंड का हम अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि उसकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी कई बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा अभी हमें करनी है, तो इसे मैं अब आगे बढ़ाता हूँ। आप अपनी पाठ्य पुस्तक पे ध्यान दीजिए। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। तो बच्चों, मैं जैसा बता रहा था कि भारत में ज़्यादातर इतिहास लिखने का जो काम है वो ब्रिटिशर्स द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। तो अंग्रेजों ने जिस इतिहास को लिखा उस इतिहास में उन लोगों का प्रयास यही रहा कि वो जितने भी गवर्नर जनरल हुए या जितने भी वायसराय हुए तो उनकी चर्चा को और उनका जो एक वर्क पीरियड था कि कब से कब तक उन लोगों ने अपना कार्य किया गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में, तो उस क्रम में इतिहास को लिखा गया। तो यहाँ हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हमें दूसरे गवर्नर जनरलों अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेटकॉफ, एलनबरो, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, लिनलिथगो, वेबेल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये सारे जो नाम है बच्चों, ये सारे के सारे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय हैं।
1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल पद हटा दिया गया था, उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल के स्थान पे आए उनको हम लोग वायसराय नाम से पुकारते थे। तो ये गवर्नर जनरल और वायसराय का पद लगभग एक ही है, लेकिन इसके संदर्भ में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। इतना आप जानिए कि 1857 के बाद जो गवर्नर जनरल ना कहकर हम लोग उन्हें वायसराय कहते रहे हैं। पढ़ते समय ऐसा लगता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला सी है। तो बच्चों, पुनः इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आधुनिक इतिहास की इन पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी चीजों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी है। क्या हम अधिकारियों की नीतियों एवं गतिविधियों से तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व जीवन के अन्य पहलुओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बच्चों, मैं थोड़ा तेजी से पढ़ गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आपको अभी समझ में नहीं आई होगी। मैं इसे विस्तार से समझाने जा रहा हूं। क्या उस युग के इतिहास को एक नए ढंग से नहीं लिखा जा सकता? वर्तमान इतिहास लेखन में समाज के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जाती है। बच्चों, यहां जो बताने का प्रयास किया गया है उसे आप ध्यान से सुनिए। जैसा बता रहा था कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, तो उसमें गवर्नर जनरलों की एक सूची और उस सूची के अनुसार उनके द्वारा किए गए कार्य, उन लोगों के समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी चीजें उसमें दर्ज हैं जो इतिहास उस वक्त लिखी गई थी। लेकिन बच्चों, आप ख्याल कीजिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, पाकिस्तान का 7.5 और 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक जो है वो है बांग्लादेश। तो लगभग 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 40 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से भी अधिक भूभाग में फैले हुए भारत का जो पूरा का पूरा इतिहास है, क्या उसको हम लोग सिर्फ गवर्नर जनरलों के क्रियाकलाप और उन लोगों के द्वारा जो कार्य किए गए, बस उससे हम समझ सकते हैं? क्या भारत में और संस्कृतियां नहीं थी? भारत के गांवों में बसे लोगों का कोई इतिहास नहीं था? झारखंड जैसे राज्य के जंगली क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों पर का जो जीवन था वो कैसा था? तो कहने का मतलब है बच्चों कि इतिहास जो है वो कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो इतिहास वो हुआ जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है, और दूसरा हम उस इतिहास की बात कर रहे हैं बच्चों जिसमें पूरे देश की हर गतिविधि को, क्षेत्रीयता को और सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को, ना कि सिर्फ शासक वर्ग को, सिर्फ शासक लोगों, जो शासक लोग थे जो देश पे शासन कर रहे थे, उनके क्रियाकलापों को सिर्फ शामिल करके हम किसी देश के इतिहास को, किसी क्षेत्र के इतिहास को, किसी प्रांत के इतिहास को नहीं समझ सकते हैं। तो ये पूरी चर्चा का अर्थ यही था बच्चों। यहाँ आप लोग बहुत सारे गवर्नर जनरलों की आप सूची आप देख रहे हैं। बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों लगभग 200 साल का इतिहास 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा सिराजुद्दौला को हराने के बाद, जिसे हम प्लासी की लड़ाई के नाम से जानते हैं, तब से भारत में लगातार अंग्रेजों का विस्तार होता चला गया। और इस विस्तार के क्रम में धीरे धीरे समूचा भारत जो है वो अंग्रेजों की जद में आ गया, अंग्रेजों की छत्र छाया में आ गया। तो हमें ये तो नहीं भूलना है कि अंग्रेज 200 साल शासन किए हैं, और उस 200 साल के इतिहास को जानने के लिए हम लोगों को इन सारे गवर्नर जनरलों को तो एक बार जरूर जानना चाहिए। बच्चों,
आप अपने जो अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 पे जाएं। वहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के गवर्नर जनरलों की सूची काल क्रम के अनुसार तैयार कीजिए। बच्चों देखिए हम पेज नंबर 13 पे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? भारत के गवर्नर जनरलों की सूची कालक्रम के अनुसार तैयार कीजिए। कालक्रम के अनुसार का मतलब ये हुआ कि एक सीक्वेंस में, शुरू में कौन, फिर कौन, उसके बाद कौन और आज़ादी के समय तक कौन। तो ये आपको जानना होगा। तो चूंकि ये अभी पुस्तक में, आपके पुस्तक में उपलब्ध नहीं है, तो इसे चाहे तो आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकेंगे, या आपके शिक्षक बताते हैं तो आप जान सकते हैं, या फिर अभी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, उसे आप नोट करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में और आप जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए। तो पूरी सूची बच्चों मैं नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल भारत में हुए हैं उनकी सूची मैं आपको उपलब्ध कराऊं। बीच बीच में ऐसा भी हुआ है कि कोई गवर्नर जनरल 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई और भी कम अवधि के लिए वो गवर्नर जनरल बने। तो सारे गवर्नर जनरल उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में बच्चों को इसकी जानकारी होना भी जरूरी है। बच्चों अब आप भारत के गवर्नर जनरल की सूची पे हैं, आप इसे ध्यान से देखिए। आपके ध्यान में यदि होगा कि रॉबर्ट क्लाइव का नाम यहाँ क्यों नहीं दर्ज है, तो बच्चों रॉबर्ट क्लाइव का नाम इसलिए नहीं दर्ज है क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल माना गया है। औपचारिक तरीके से जो भारत के पहले गवर्नर जनरल माने गए हैं वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये 20 अक्टूबर 1773 से लेकर 8 फरवरी 1785 तक, यानी लगभग बच्चों 12 साल तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। उसके बाद बच्चों सेकंड में नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो कि 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जॉन सोर, जो 1793 से 1798, लगभग 5 साल। और उसके बाद बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। बच्चों मैं बता दूं कि जिस वक्त टीपू सुल्तान पराजित हुए थे 1799 में और मैसूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, उस समय लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद बच्चों अगला नाम है सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 से लेके 1807 तक गवर्नर जनरल रहे। बच्चों सूची देखकर घबराना नहीं है, इसमें नाम है क्रमवार, जितना आपको समझ में आता है ठीक है। इतिहास की पढ़ाई आपको सिर्फ 8वीं कक्षा में ही नहीं करना है, आगे भी करना है। बहुत सारा ज्ञान आपको प्रिंट मीडिया से, अखबार से, टेलीविजन में के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। लेकिन अभी चूंकि 8वीं कक्षा में ये विषय है तो इसकी जानकारी आपको एक बार हो जानी चाहिए। 6ठे नंबर पर देखिए हमने लॉर्ड मिंटो का नाम लिखा है 1807 से लेकर 1813। उसके बाद बच्चों फ्रांसिस हेस्टिंग्स। बच्चों पहला नाम हमने बताया था वारेन हेस्टिंग्स, वो अलग हैं, और ये फ्रांसिस हेस्टिंग्स ये अलग हैं। ये 1813 से लेकर के 1823, 10 साल। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से अगला नाम 8वें नंबर पर लिखा हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बच्चों आप लोगों को हमने पहले बताया था कि सती प्रथा का अंत, सती प्रथा आपको पता है ना, कि पुरुष के मर जाने के बाद स्त्रियां जो हैं वो अग्नि ज्वाला में कूदकर पति के साथ ही जल जाती थी, या यूं कहिए कि जला दी जाती थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में बच्चों वो कानून बना था कि सती प्रथा अब देश में नहीं होगी। उसको कानूनन जो है हम लोगों ने अवैध घोषित किया था। उनका कार्यकाल था बच्चों 1828 से 1835। इसी तरह से बहुत सारी चीजें बच्चों आप जानने का प्रयास कीजिएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है उन्हीं के समय में थे डॉक्टर राजाराम मोहन राय। तो आप देखिए
चीजों का जुड़ाव कैसे होता है। जब एक चीज आप जानेंगे तो दूसरी चीजों को भी आप जानेंगे। बच्चों देखिए 9 नंबर पे लॉर्ड ऑकलैंड, उसके बाद बच्चों हेनरी हार्डिंग, नेक्स्ट देखिए लॉर्ड डलहौजी, यही है लॉर्ड डलहौजी, जिनके जमाने में भारत के बहुत सारे राजे महाराजाओं के राज को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया। जैसे झांसी की रानी, झांसी का जो साम्राज्य है वो लॉर्ड डलहौजी के जमाने में भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था। बच्चों इनका कार्यकाल था 1848 से लेकर के 1856। तो बच्चों ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, इसको जानना चाहिए बच्चों को कि लॉर्ड डलहौजी के प्रति भारतीयों के मन में बहुत द्वेष था। और 1856 के बाद 1857 की जो क्रांति हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में, तो आप जानिए इस बात को कि डलहौजी के जो क्रियाकलाप थे, डलहौजी ने जो गलतियां की थी, वो भुगतना पड़ा था लॉर्ड कैनिंग को, जिसके समय में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, बहुत सारे अंग्रेज उसमें मार डाले गए थे। और बच्चों 1857 की क्रांति के समय यही लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। बच्चों एक बात आपको बताना यहाँ जरूरी हो जाता है कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे अंग्रेज मारे गए और वो घटना एक बहुत बड़ी घटना थी। इतिहास में आप इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ तक पता होना चाहिए कि जो हम लोग बात करते हैं प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के लॉर्ड कैनिंग तक का, तो उनको हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं, क्योंकि तब तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और उसके बाद फिर जो है वो लॉर्ड कैनिंग के ज़माने से ही वो 1858 से वो शुरू हो गया सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी अंग्रेज सरकार का, ब्रिटिश सरकार का सीधे सीधे शासन हुआ। तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं और प्रथम वायसराय भी हैं। तो अब हम जितने नाम बोलेंगे वो गवर्नर जनरल नहीं बल्कि वो वायसराय होंगे। बच्चों आगे देखिए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880। बच्चों इसको समझने का प्रयास कीजिए। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, 1869। 1876 में लॉर्ड लिटन थे भारत के वायसराय, यानी जिस वक्त लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय बने थे उस समय गांधी जी की उम्र थी 7 साल, 7 ईयर बच्चों, 7 साल। तो पहली दूसरी कक्षा के विद्यार्थी होते हैं उसके सदृश से। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लांसडाउन, लॉर्ड एल्गिन। उसके बाद आए हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग। बताने के लिए बहुत कुछ है बच्चों। लॉर्ड कर्जन के ज़माने में बंग भंग हुआ था, बंगाल को विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। और बच्चों उसके आगे देखिए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे आप जानते जाएंगे, जैसे जैसे आप समझेंगे तो चीज़ें आपको रोचक भी लगने लगेगी। बच्चों आगे देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिथगो। उसके बाद देखिए 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 लॉर्ड वेवेल। और उसके बाद सबसे एक महत्वपूर्ण नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन, 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948। यानी भारत की आज़ादी के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम जो वायसराय हैं वो हुए लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद बच्चों एक और नाम, आपको ये नाम थोड़ा सा भारतीय नाम लग रहा होगा। जी हाँ, ये भारतीय नाम है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के
वायसराय रहे। तो बच्चों वास्तव में ऐसा हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में अपने देश का संविधान लागू कर दिया गया और ये पद लुप्त हो गया। अब भारत में एक पद हुआ राष्ट्रपति का पद। हमारे देश का अपना संविधान बना और उस संविधान के तहत एक राष्ट्रपति का पद बना। तो इसके बाद ना कोई वायसराय और ना कोई गवर्नर जनरल। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए ये तीसरा वीडियो था। इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला चैप्टर की समाप्ति अभी नहीं हुई है। पहले चैप्टर में अभी काफ़ी कुछ है। अभी प्रश्नोत्तर पे मैं नहीं जा रहा हूँ बच्चों। इसकी जानकारी बाद में आपको अगले जो भी मैं सीरीज में जो अगला क्रम में जो मैं बनाऊंगा वीडियो उसमें आपको प्रश्नोत्तर भी दूंगा। तो अभी चूंकि प्रश्नोत्तर देना संभव नहीं था, अभी तो पाठ हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि आप लोग जो है लगातार पाठ से जुड़े रहें और पाठ्य पुस्तक को जरूर पढ़ें। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो देखें और उसके बाद फिर अपने दूसरे काम में लग गए तो वो नहीं चलेगा। यदि आप वीडियो के माध्यम से आप देख के कुछ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना पसंद करेंगे तब तो ठीक है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने चैप्टर से जुड़ाव रखिए और उस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। तो इस वीडियो को भी देखना है और चैप्टर पे भी फोकस करना है। इससे आपका ज्ञान जो है वो ठोस होगा। बच्चों जो कुछ गवर्नर जनरल्स भारत में हुए हैं, जो भी गवर्नर जनरल हुए हैं, उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके बिना आपका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। देखिए ये हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये पहले गवर्नर जनरल। ये हैं जॉन मैकफरसन। इनका मैंने लिस्ट में नाम इसलिए नहीं दिया कि एक्टिंग थे, बहुत कम दिनों के लिए थे। उसके बाद देखिए ये हैं चार्ल्स कॉर्नवालिस। इनको आप लॉर्ड कॉर्नवालिस भी बोल सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये जॉन सोर। नेक्स्ट देखिए ये क्लार्क, ये भी एक्टिंग है, कम समय ही रहे ये। उसके बाद रिचर्ड वेलेस्ली। मैंने जैसा आपको बताया कि टीपू सुल्तान की जो हार हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे। उसके बाद फिर कॉर्नवालिस। नेक्स्ट सर जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, ये फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स। ये पहले वाले हेस्टिंग्स नहीं है, वो वारेन हेस्टिंग्स थे। ये फ्रांसिस राउडन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट बच्चों ये तस्वीर है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो है वो ब्रिटेन का झंडा ही दे दिया गया है। उसके बाद बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान से देखिए इनको, इन्हीं के ज़माने में सती प्रथा का अंत हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ज़माने में। और इन्हीं के ज़माने में लॉर्ड मेकाले भारत आए थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड मेकाले का नाम आता है। लॉर्ड मेकाले जो हैं वो गवर्नर जनरल नहीं थे, लेकिन इनके समय में आए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नेक्स्ट हो गया चार्ल्स मेटकॉफ। उसके बाद ये भी एक्टिंग है, द लॉर्ड ऑकलैंड। इसके बाद लॉर्ड एलनबरो। जो महत्वपूर्ण है उन पे हम फोकस करते हैं। हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग को आप देख रहे हैं, ये हैं देखिए लॉर्ड डलहौजी। यही हैं लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की थी और बहुत सारे राज्यों को इन्होंने जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था, जिसमें झांसी का भी एक राज्य था, झांसी जो उत्तर प्रदेश में है। ये है विस्काउंट कैनिंग। देखिए इन्हीं के जमाने में 1857 की क्रांति हुई थी, द विस्काउंट कैनिंग। इनका जन्म है 1812, मृत्यु 1862। उसके बाद देखिए विस्काउंट कैनिंग का पुनः नाम आया। क्यों नाम आया? क्योंकि बाद में ये वायसराय बने, पहले थे गवर्नर जनरल। देखिए लॉर्ड एल्गिन, द अर्ल ऑफ एल्गिन।
नेक्स्ट है रॉबर्ट नेपियर, ये नाम हमने छोड़ दिए थे इसलिए कि ये बहुत कम समय रहे हैं। विलियम डेनिसन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मायो, द अर्ल ऑफ मायो, सर जॉन स्टार्चे, इनका नाम भी हमने छोड़ दिया था। लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन, देखिए लॉर्ड लीटन, देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन, द मार्क्वेस ऑफ रिपन, द अर्ल ऑफ डफरिन, ये है लॉर्ड डफरिन, ये है मार्क्वेस ऑफ लैंसडाउन, इसको हम लोग लैंसडाउन बोलते हैं, लॉर्ड लैंसडाउन। एल्गिन है ये, लॉर्ड एल्गिन। ये है कर्जन, लॉर्ड कर्जन। जब आप कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल को देखेंगे तो वहां पे इनकी एक विराट मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ये है लॉर्ड कर्जन। इनके चलते बंगाल का जो है वो पार्टीशन हुआ था। बच्चों ये है द अर्ल ऑफ मिंटो, लॉर्ड मिंटो। ये है लॉर्ड हार्डिंग। इनके जमाने में कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट हो गई थी दिल्ली। दिल्ली में वो जो आज का जो आप संसद भवन देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, ये सारा कुछ उसी के बाद बना था। ये हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन। इरविन के साथ गांधी जी का बहुत सारी बैठकें हुई थी लॉर्ड इरविन के साथ। ये वेलिंगटन, ये लीन लिथगो, ये हैं द विस्काउंट वेवेल, इनको चार्ल्स वेवेज भी बोला जाता है। और ये हैं द विस्काउंट माउंट बैटन ऑफ बर्मा, जिनको हम लोग लॉर्ड माउंट बैटन बोलते हैं। ये जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत आज़ाद होने के बाद प्रथम गवर्नर जनरल भी यही हुए। और भारत आज़ाद होने के बाद कोई पहला भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल हुआ वो हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो बस इसके बाद और कोई गवर्नर जनरल या वायसराय नहीं हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति का पद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ और उसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ठीक है बच्चों, अब ये तीसरे वीडियो की मैं समाप्ति करता हूं और चौथे वीडियो में कुछ और रोचक जानकारियां आपको मिलेंगी और कोशिश करूंगा कि आपको इस विषय के प्रति आपके मन में सहज ही एक इच्छा उत्पन्न हो कि आप पढ़ाई की ओर आगे बढ़ें। और सारे बच्चे जो हैं वो, मैं तो कहूँगा कि पूरे झारखंड राज्य के बच्चे जहाँ कहीं भी इसको देख रहे होंगे तो उनमें जरूर निश्चित रूप से उनके अंदर ये इच्छा उत्पन्न होगी कि चलो हम इतिहास विषय का बढ़िया से बढ़िया अध्ययन करें। और आपको ये अध्ययन करना है और आपके सहयोग के लिए हम नित नया जो है वो वीडियो तैयार करेंगे, वो भी सीक्वेंस में, और कोई चीज छूटेगी नहीं। प्रश्नोत्तर भी आपके होंगे और आपका ज्ञानार्जन भी होगा। ठीक है बच्चों।